स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद दीवान में। आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के जो है चौथे नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग हल करेंगे। चैनल पे जब पहली बार विजिट कर रहे हैं जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर टैप करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है फेफड़े में, यकृत में, गुर्दे में या हृदय में। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है, गुर्दे के द्वारा होता है। ठीक है, गुर्दे जो है वो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को छानने का काम करते हैं, जिससे मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ देखेंगे। यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस घटक द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा के द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा या प्लेटलेट्स के द्वारा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं जो है उसके द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है का मुख्य परिवहन रहता है ये। और लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित जो है हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन ऑक्सीजन के अणुओं को फेफड़ों में शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फेफड़े से जो है शरीर के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाने का काम करता है कौन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ऑक्सीजन के अणुओं को पहुंचाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन है, इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को पता है कि हार्मोन में जो शर्करा होती है तो किसको, इंसुलिन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अग्नाशय द्वारा जो है स्रावित क्या होता है, इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और शरीर में ग्लूकोज को जो स्तर होता है, ग्लूकोज का जो स्तर होता है उसको ये नियंत्रित करता है और इसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये आपको पता होगा। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये फीमर होती है। और फीमर है, इसे क्या बोलते हैं, जिसे जांघ की हड्डी बोली जाती है, क्या बोलते हैं, जांघ की हड्डी। ठीक है, हम मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है ये। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वाइटल कैपेसिटी का मापन करने में शामिल है। तो है हृदय, मस्तिष्क, उसके बाद ऑप्शन है आपके फेफड़े और यकृत। तो राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा फेफड़े। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी फेफड़ों की अधिकतम वायु मात्रा जिससे एक गहरी सांस लेने और बाहर छोड़ने के दौरान मापा जाता है, ये उसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जो है वो जमाने में सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, ये बताना है। तो स्टेपरीज है, फीमर है, पेल्विस है या टिबिया है। तो आपको पता होना चाहिए सब मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका क्या नाम है, स्टेपीज है। ठीक है, और स्टेपीज जो है कहाँ पाई जाती है, मध्य कान में, मिड ईयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है 4, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद जो है ऊपरी कक्ष में होते हैं और जो 2 निलय होते हैं वो निचले कक्ष में होते हैं और क्या करते हैं, जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 की तरफ बढ़ेंगे। पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। तो आपको पता होना चाहिए पाचन प्रक्रिया जो है वो छोटी आंत में जो है पूरी होती है। ठीक है, छोटी आंत में जो है एंजाइम्स और बाइल के मध्य से भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो कहाँ पे, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है या मिड ब्रेन है। तो आपको पता होना चाहिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का। ऑप्शन नंबर जो ए है सेरिब्रम, ये सही हो जाएगा। और सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये सोचने, याद रखने और तर्क करने की जो है क्षमताओं को नियंत्रित करता है। तो पूछा जा सकता है ये, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, होम्योपैथिक जैव रसायन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, ये यहाँ पे बताना है। तो सैमुअल हनीमैन है, डॉक्टर विलियम बुकर है, डॉक्टर विल्हेम हाइनरिक हुसलर है या क्लाउड बर्नार्ड है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए होम्योपैथिक जैव रसायन सिद्धांत जो है वो डॉक्टर विल्हेम हाइनरिक हुसलर ने पेश किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर है कैलकेरिया फास्फोरिका का मुख्य उपयोग किसमें होता है, ये यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हड्डियों की कमजोरियों में, सिर दर्द में, त्वचा की समस्याएं हैं या दिल की बीमारियां हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हड्डियों की जो बीमार कमजोरी होती हैं उसके लिए जो है कैलकेरिया फास्फोरिका जो है मुख्य रूप से काम आता है। और ये जो है हड्डियों की कमजोरी, बच्चों की वृद्धि की समस्याओं और फ्रैक्चर को ठीक करने में उपयोग किया लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है नेट्रम म्यूरिएटिकम का मुख्य प्रभाव किस पर होता है, मांसपेशियों पर, त्वचा और पानी का संतुलन होता है, नाड़ी तंत्र या श्वसन प्रणाली है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, त्वचा और पानी का संतुलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, कैलकेरिया फ्लोरिका किस प्रकार की समस्याओं में उपयोगी है, गठिया और जोड़ों का दर्द, बालों का झड़ना, पेट की बीमारियां या मानसिक तनाव। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकेरिया फ्लोरिका जो है लिंगामेंट और जोड़ों की समस्याओं, कठोरता और गठिया जैसे बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है काली म्यूर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रक्तस्राव रोकने के लिए, सूजन और कफ के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए या अनिद्रा के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सूजन और कफ के लिए, ठीक है। काली म्यूर पर आप ऐसे ही नाम समझ जाइएगा क्या होता है, सूजन, गाढ़े, कफ और गले की समस्याओं के लिए ये उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 है मैग्नीशिया फास्फोरिका का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, ऐंठन और दर्द में, पेट की सूजन में, बालों की समस्याओं के लिए, त्वचा के रोग के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर जो है वो सही है। ऐंठन और दर्द में जो है मैग्नीशिया फास्फोरिका का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, कौन सा ऊतक उपचार सर्दी खांसी के लिए सबसे उपयुक्त है, फेरम फास्फोरिका होता है, नेट्रम फास्फोरिका होता है, काली सल्फ्यूरिका होता है या कैलकेरिया म्यूर होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है ये फेरम फास्फोरिका जो है वो सर्दी खांसी के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे है काली फास्फोरिका का मुख्य प्रभाव कहाँ पर होता है, श्वसन तंत्र पर, नाड़ी तंत्र पर, पाचन तंत्र पर या हड्डियों पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाड़ी तंत्र पर, ठीक है। काली फास्फोरिका जो है मानसिक और शारीरिक जो है थकावट में, नर्वस ब्रेकडाउन और तनाव के लिए जो है लाभकारी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सिलिशिया का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है, ठीक है। बाल और नाखूनों के विकास के लिए, पाचन तंत्र की बीमारियों के लिए, कफ और फेफड़ों के रोग के लिए है या हृदय रोग के लिए है। तो सिलिशिया जो है वो किससे होता है, बालों और नाखूनों के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 20, नेट्रम सल्फ्यूरिका जिसमें लाभकारी है जल जमाव और लीवर की समस्या, दांत दर्द, श्वसन संक्रमण या हृदय रोग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जल जमाव और लीवर की समस्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 की तरफ देखेंगे, होम्योपैथिक औषधियां किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं, समानता का सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत, जैविक सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है समानता के सिद्धांत पे जो है ये होम्योपैथिक कार्य करता है। तो होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं वो समानता, समान को ठीक मान करता है
और यह सिद्धांत जो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे, होम्योपैथिक औषधियों को तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, ये यहाँ पे पूछा है। क्रिस्टलाइजेशन होता है, पोटेंटाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइजेशन होता है। तो कौन सी होगी? पोटेंटाइजेशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे है, होम्योपैथिक औषधियों में उपयोग की जाने वाली अल्कोहल की सामान्य शक्ति क्या होती है? 30%, 90%, 70%, 95%। तो होम्योपैथिक औषधियों की जो है मदर टिंचर बनाने के लिए सामान्यतः कितने? 95% की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जो 95% है जो अल्कोहल, उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे, होम्योपैथिक दवा निर्माण के लिए किस पुस्तक का पालन किया जाता है? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या संयुक्त राज्य फार्माकोपिया। तो अगर आप अपने भारत के अंदर बात करेंगे तो कौन सी होगी? होम्योपैथिक फार्माकोपिया होती है। कौन सी? HPI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे, होम्योपैथिक औषधियों में उपयोग की जाने वाली मुख्य इकाई क्या है? ग्राम होती है, ड्रॉप होता है, मिलीलीटर होता है, मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा? ड्रॉप। ठीक है। होम्योपैथिक औषधियों की खुराक को सामान्यतः ड्रॉप्स में नापा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ बढ़ेंगे, होम्योपैथिक औषधियों को स्टोरेज जो है कितने तापमान पर किया जाना चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो होम्योपैथिक औषधियों का स्टोरेज जो है तापमान कितना होता है? तो आप बताइए। ये होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ देखेंगे, होम्योपैथिक औषधियों का उत्पादन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? रासायनिक संश्लेषण, मैकेनिकल विधि, टिट्रेशन और सक्सेशन, एक्सट्रैक्शन विधि। ठीक है। तो कौन सी होनी चाहिए थी? टिट्रेशन और सक्सेशन विधि जो होती है वो होम्योपैथिक औषधियों का उत्पादन करने में ये विधि प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, होम्योपैथिक दवाओं में शक्ति का उल्लेख किस रूप में होता है? प्रतिशत में, डाइल्यूशन स्केल में, मिलीग्राम में या यूनिट में? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा, डाइल्यूशन स्केल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, होम्योपैथिक औषधियों में उपयोग होने वाला मदर टिंचर क्या है? ये सॉल्वेंट होता है, प्रारंभिक औषध होती है, उच्च शक्ति की दवा होती है या विलायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है आप लोग उसका आंसर बताइए क्या होता है? ये प्रारंभिक औषधि होती है। ठीक है। मदर टिंचर जो है वह केंद्रित घोल है जिससे आगे की औषधियों को तैयार किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सबसे पहले होम्योपैथिक औषधियों का परीक्षण किसने किया था? ये यहाँ पे बताना है। किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने, सैमुअल हनीमैन ने, विलियम हार्वे ने या रॉबर्ट कोच ने? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सैमुअल हनीमैन ने। ठीक है। होम्योपैथिक की जो है जनक भी रहा है सैमुअल हनीमैन ने, सबसे पहले होम्योपैथिक औषधियों का जो परीक्षण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे है, किस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है? एल्केन में, एल्कलीन में, एल्कलाइन में, एरोमेटिक में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्कलीन में। ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा यौगिक औषधियों में बफरिंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पेनिसिलिन किस श्रेणी की औषधि है? ये आपको बताना है। एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, सेडेटिव है या एंटीसेप्टिक है? तो जो पेनिसिलिन है वो कैसी है? एंटीबायोटिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, पैरासिटामोल है, बेंजोइक एसिड है या लैक्टिक एसिड है? तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका क्या होगा? ए ऑप्शन जो आपका है वो सही हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक। ठीक है। एसिड जो है ये एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे,
कौन सी धातु एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है? तांबा, चांदी, सोना, आयरन। तो कौन सी है? वो चांदी जो होती है, चांदी का उपयोग जो है एंटीसेप्टिक गुणों के कारण औषधियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की तरफ बढ़ेंगे। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, एंजाइम, इनहिबिटर या रेडिकल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ देखेंगे। किस यौगिक को जल में घुलनशील नहीं माना जाता है? सोडियम क्लोराइड को, एथेनॉल को, बेंजीन होता है या ग्लूकोज होता है? तो कौन सा है वो? बेंजीन जो है इसको जल में घुलनशील नहीं माना जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सामान्य सूत्र है ये यहाँ पे बताना है, तो क्या होगा? राइट ऑप्शन हम यहाँ पे बताने, ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान में बफर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पीएच बनाए रखने के लिए, औषधि को स्टेबल करने के लिए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों, पीएच स्थान बनाने के लिए भी, औषधियों को स्टेबल करने के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एंटीसेप्टिक में, सॉल्वेंट में, बेस में या न्यूट्रलाइजेशन में? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? एंटीसेप्टिक के रूप में इसका ये प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। होम्योपैथिक के जनक कौन है? ये आप लोगों को पता है कौन है यहाँ पे? सैमुअल हनीमैन जो है वो होम्योपैथिक के जनक हैं। और होम्योपैथिक की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1796 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। होम्योपैथिक में समानता का नियम का क्या अर्थ है? बीमारी को उसके विपरीत उपचार से ठीक करना, बीमारी को समान प्रकार की दवा से ठीक करना, केवल लक्षणों को दबाना या जड़ी बूटियों का उपयोग करना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बीमारी को समान प्रकार की दवा से ठीक करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 43 देखेंगे। होम्योपैथिक दवाओं को तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पोटेंसीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, ये राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो देखिएगा, होम्योपैथिक दवाओं में सामान्यतः कौन सा आधार उपयोग किया जाता है? अल्कोहल, ग्लिसरीन, पानी या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखेंगे। होम्योपैथिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा हुआ है। केवल लक्षणों को दबाना, रोग का कारण जड़ से ठीक करना, रोग को रोकना, केवल दर्द कम करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रोग का कारण जड़ से ठीक करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। सामुदायिक फार्मेसी का मुख्य कार्य क्या है? दवाओं का वितरण और जानकारी देना, केवल दवाइयां बेचना, शोध करना या अस्पताल प्रबंधन। तो 46 नंबर जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, दवाओं का वितरण और जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सामुदायिक फार्मेसी में फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है ये भूमिका? दवाओं की कीमत तय करना, मरीज को दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देना, केवल दवाएं वितरित करना या रोगों का निदान करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मरीजों को दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखेंगे। WHO के अनुसार सामुदायिक फार्मेसी का उद्देश्य क्या है? हेल्थ केयर में सुधार, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक फार्मेसी में OTC का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऑन द कॉल, ओवर द काउंटर, ओनली थ्रू काउंटर, आउट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 50। सामुदायिक फार्मेसी में दवाओं को स्टोर करने का आदर्श तापमान क्या है? 0 से 5 सेंटीग्रेड, 2 से 8 सेंटीग्रेड, 10 से 15 या 15 से 25। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखेंगे। ड्रग स्टोर में क्या मुख्य उद्देश्य होता है? केवल दवाइयां बेचना, स्वास्थ्य उत्पादों का विक्रय, मेडिकल उपकरण बेचना या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 52 देखेंगे। क्या ड्रग स्टोर में दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे की बेची जा सकती हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हाँ, बेची जा सकती हैं। कौन सी दवाएं होंगी यहाँ पे?
हाँ केवल सामान्य दवाइयाँ, नहीं सभी दवाइयाँ पर्चे के बिना नहीं बेची जा सकती हैं। हाँ केवल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। हाँ केवल ओटीसी दवाइयाँ, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केवल ओटीसी दवाइयाँ जो हैं वो आप बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 53 देखेंगे। किस प्रकार के उत्पाद ड्रग स्टोर में आमतौर पर पाए जाते हैं? तो कैसे पाए जाते हैं? खाद्य सामग्री, घरेलू वस्त्र, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद या बी और सी दोनों? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद जो है वो पाए जाते हैं। ड्रग स्टोर की कीमत निर्धारण नीति में क्या महत्वपूर्ण निभाती है? ठीक है, ड्रग स्टोर की जो कीमत है निर्धारण नीति में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका ऑप्शन क्या है? प्रतिस्पर्धा, दवाओं की मांग, निर्माता मूल्य या उपयुक्त सभी? राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। किस तरह की दवाइयाँ ड्रग स्टोर में बिकती हैं? तो केवल एलोपैथिक होती हैं, केवल होम्योपैथिक होती हैं, एलोपैथिक और होम्योपैथिक होती हैं, या फिर केवल आयुर्वेदिक होती हैं? तो यहाँ पर क्या है? एलोपैथिक और होम्योपैथिक ये दोनों बिकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। ड्रग स्टोर में कैसे सही उत्पाद का चयन किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताना है। ग्राहक की मांग के अनुसार, निर्माता के अनुसार, लागत के अनुसार या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओटीसी दवाइयाँ कौन सी होती हैं? जो केवल डॉक्टर के पर्चे पर मिलती हैं, जो बिना डॉक्टर के पर्चे में मिलती हैं, जो अस्पताल में मिलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जो बिना डॉक्टर के पर्चे से मिलती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे। ड्रग स्टोर में स्टॉक नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, उत्पादन लागत को कम करने के लिए, दवाइयों की समाप्ति तारीख से बचने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है उससे क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। ड्रग स्टोर का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केवल फार्मासिस्ट, डॉक्टर, व्यापारी या सभी उपयुक्त? तो क्या होता है? ड्रग स्टोर का जो संचालन है केवल और केवल वो फार्मासिस्ट ही कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ड्रग स्टोर के लिए किस प्रकार की कानूनी अनुमति आवश्यक है? व्यापार लाइसेंस, फार्मेसी लाइसेंस, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमाण पत्र, उपयुक्त सभी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, सभी उपर्युक्त। व्यवसाय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, संसाधनों का सही उपयोग, कर्मचारियों का प्रबंधन, या उपरोक्त सभी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 61 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। इसे एक सफल व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? वित्तीय प्रबंधन, उत्पादन प्रक्रिया, विपणन रणनीति या मानव संसाधन प्रबंधन? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। व्यवसाय प्रबंधन में 4P का क्या मतलब है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। व्यवसाय रणनीति का उद्देश्य क्या है? अपने प्रतिस्पर्धा से बेहतर प्रदर्शन करना, बाजार में एक स्थिर स्थिति बनाना, कर्मचारियों का बेहतर प्रबंधन, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। उत्पादन की गुणवत्ता है, संचालन प्रबंधन में किसका महत्व होता है? क्वेश्चन नंबर 65 है ये। उत्पादन की गुणवत्ता, कच्चे माल की आपूर्ति, वितरण नेटवर्क या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके होम्योपैथिक के 65। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर और उसके बाद यूपी स्पेशल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है। कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा भाग डेटा प्रोसेसिंग करता है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सीपीयू होता है डेटा प्रोसेसिंग करता है, और सीपीयू को जो है कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क। ठीक है, सीपीयू की अगर हम लोग बात करें इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है। तो कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कैश मेमोरी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है। देखिए, इनपुट मतलब होता है अंदर आना और आउटपुट होता है बाहर जाना। प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंट लेते हैं तो ये जाता है बाहर। माउस से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है। मॉनिटर से हम लोग देखते हैं किसी चीज को, वो भी हमको आउटपुट देता है। और स्पीकर जो है उससे हम लोग आवाज सुनते हैं, तो वो भी जो है एक तरीके से आउटपुट है। तो यहाँ पर जो माउस है, ठीक है, वो आपका इनपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखेंगे, पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बिजली प्रदान करना या नेटवर्किंग। ठीक है। तो उसका कार्य क्या है? बिजली प्रदान करना। ठीक है। यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ पावर सप्लाई यूनिट मतलब बिजली प्रदान करना। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे पूछा है रैम। आरएम का जो पूरा नाम है वो क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या होता है रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो कौन से हैं वो? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर फ्रीवेयर और शेयरवेयर होते हैं, हार्डवेयर और फर्मवेयर होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? प्रिंटर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है। तो 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है। ठीक है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और ये किस में आता है? एमएस ऑफिस में। ठीक है। ये इसके अंतर्गत में आता है और इसमें क्या आता है? वर्ड की भी फाइल आती हैं, एक्सेल भी आते हैं, पावर पॉइंट भी आता है, प्रिंट भी आता है। ठीक है। इस तरह से इसके अंदर ये होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या होते हैं? फ्री में उपलब्ध सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं केवल पढ़ने के लिए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ये सही है। यहाँ पर है सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक नया डिजाइन पाने के लिए, बग और सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए, हार्डवेयर सुधार के लिए, या इंटरनेट कनेक्शन सुधारने के लिए। तो 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बग और सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, या वीएलसी मीडिया प्लेयर है। तो वेब ब्राउजर कौन सा है? क्रोम है। ठीक है। एमएस वर्ड ऑफिस का एक पार्ट है। एडोब फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग या कुछ डिजाइन कर सकते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर में आप कोई भी गाने चला सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, या वीडियो वगैरह कोई देख सकते हैं। ठीक है। तो ब्राउजर कौन सा है? यहाँ पे क्रोम है। फिर पूछा हुआ है ईमेल का पूरा नाम क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मेल है, या इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इजी मेल है, एक्सप्रेस मेल है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखेंगे, सीसी का उपयोग ईमेल में क्यों किया जाता है? मुख्य प्राप्तकर्ता को जोड़ने के लिए, संदेश की प्रतिलिपि अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, ईमेल का विषय लिखने के लिए, ईमेल को गुप्त रखने के लिए। तो जो 77 क्वेश्चन है इसका कुछ ऑप्शन नंबर जो है बी जो है, ठीक है, संदेश की प्रतिलिपि अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए होता है। और सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है। ये पूछा जाता है। स्पैम ईमेल क्या है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। महत्वपूर्ण ईमेल होती है, अवांछित या अनचाहे ईमेल होते हैं, व्यक्तिगत ईमेल होते हैं, या सुरक्षित मेल होते हैं। तो क्या होता है, जो अवांछित और अनचाहे ईमेल होती हैं वो किस में जाती हैं? स्पैम में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन जो है, ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट लिखने के लिए, फाइल जोड़ने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, विषय जोड़ने के लिए। तो क्या होता है? फाइल जोड़ने के लिए। ठीक है। ईमेल में ड्राफ्ट क्या है? भेजा गया ईमेल, अपूर्ण या सहेजा गया ईमेल, ईमेल स्पैम ईमेल, या महत्वपूर्ण ईमेल। तो क्या होता है, ई ड्राफ्ट में जो हम लोग
अपूर्ण या सहेजा गया ईमेल होता है उसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या होता है, किसी चीज को हमने कंपोज किया और उसके बाद लिखने इसमें एक ईमेल डाल दी और कुछ लिखने जा रहे थे, लेकिन ये हुआ कि हम बाद में करेंगे, तो वो कहाँ चली जाती है, ड्राफ्ट में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण या सहेजा गया ईमेल। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था, तो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस दिन जो है क्या हुआ था, संयुक्त प्रांत जो था उसका नाम बदल कर जो है क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश किया गया था। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अपना जो भारत देश है, ठीक है, वो आजाद हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी, ये आपसे बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लखनऊ है। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि आंशिक राजधानी कब बनी, तो 1921 में बनी, और पूर्ण राजधानी की अगर बात करें तो 1935 में बनी, और 1937 में। ठीक है, और अगर लखनऊ की हम लोग बात करें तो इसको क्या, नवाबों का शहर बोलते हैं। प्रयागराज, संगम, वाराणसी में आप इसको सांस्कृतिक राजधानी समझ सकते हैं, इसको न्यायिक राजधानी, ठीक है, और कानपुर को औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है जनपद वो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा अगर बात करें तो वो हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिनी बनारस के नाम से जाना जाता है, तो मिनी बनारस के नाम से जो है हम लोग इसको जौनपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी जीवनदायिनी कही गई है। ठीक है, तो वो कौन सी है, गंगा नदी है। ये कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, और जब बाहर निकलती तो कहाँ पे, बलिया में निकलती है। उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से ये निकलती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कौन सा है चीनी उद्योग के लिए, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी के नाम से मशहूर है, तो कौन सा है वो, कन्नौज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संगम कहाँ स्थित है, आप लोगों को पता है, अभी हमने आपको बताया भी था, ये प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित किया गया था, वो नरौना में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो कौन सा है वो, बारहसिंघा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, धर्म नगरी के रूप में आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वाराणसी। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, सांस्कृतिक राजधानी जो है वो यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे हमको बताना है। सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर अपने लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, तो कौन सा है वो, कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को तहजीब का शहर कहा जाता है, ठीक है, तहजीब का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, केंद्र जो है वो कौन सा है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, लखनऊ, सॉरी अवध।
उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र कौन सा है, वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का ताज स्थित है? ताजमहल यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ये आगरा में है। 96 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी, यहाँ पे पीतल हो गया है, इसको कहिएगा पीतल नगरी के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है वो? हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसमें हो जाएगा हिंदी। 99 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खादी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज, वाराणसी, मथुरा, कानपुर। तो 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।